पिछले अध्याय में हमने देखा था मानव भूगोल का अर्थ एवं मानव भूगोल की परिभाषाएं। और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, इसके संबंध में देखा जाए तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है इसका जो आशय लगाया जाता है कि मानव भूगोल विज्ञान और कला दोनों है। और देखा जाए तो मानव भूगोल की जो प्राकृतिक पर्यावरण, मानव भूगोल की प्राकृतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित जो सांस्कृतिक पर्यावरण है इसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इनके पारस्परिक अंतर्क्रियाओं के माध्यम से इसमें अध्ययन किया जाता है। जिसमें हम देखें तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो है भू आकृति का तात्पर्य है किस धरातल पर भू आकृति से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जैसे मृदाएं, भू आकृति में क्या आती है? मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और समस्त प्राणी जाति को देखा जाए तो इसमें सम्मिलित किया जाता है। और सांस्कृतिक पर्यावरण का जो निर्माण है वह मानव के द्वारा या कहें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का मानव उपयोग करके सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। और मानव प्राकृतिक पर्यावरण की तथा प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित होता है, जिसमें प्रौद्योगिकी जो किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास की द्योतक मानी जाती है। कहने का तात्पर्य कि जो प्रौद्योगिकी है जो मानव विकास का एक ढांचा है, या कहें कि मानव से संबंधित जो पूरे विश्व में छोटे बड़े जो उद्योग स्थापित हैं उन उद्योगों के विकास से ही मानव का विकास संभव होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो उन चीजों में सम्मिलित जो चीजें हैं, जो सम्मिलित चीजें हैं प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की द्योतक होती है और मनुष्य प्रकृति के नियमों और प्रकृति को ठीक से समझकर प्रौद्योगिकी का विकास कर पाता है। और घर्षण और उष्मा के कारण देखा जाए या उष्मा के ज्ञान से मानव ने अग्नि का आविष्कार किया और अग्नि को सक्षम बनाया जाता है। अग्नि का आविष्कार किया, डीएनए और आनुवंशिकी के सूत्रों को समझकर जो है मानव अन्य रोगों का इलाज करना संभव हो पाया है। और वायु की गति के नियमों से देखा जाए तो वायु की जो गति है उसके नियमों के अनुसार मानव ने वायुयान का निर्माण किया, जिससे मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकता है और आवागमन की सुविधाओं का आविष्कार भी हुआ, या कहें कि एक देश से दूसरे देशों में आना जाना सुलभ हुआ। प्रकृति के अंतर्गत देखें तो जो मानव भूगोल की प्रकृति है उसमें प्रकृति का ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करने में प्रौद्योगिकी की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन लाने में जो है मानव को सक्षम बनाती है। और सभ्यता के आदिकाल में हम देखें तो जो मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव भूगोल की जो प्रकृति है इसके अंतर्गत जब हम आदिकाल में मानव की प्रकृति को अपने चंगुल में दबा रखा था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के द्वारा मानव दबा हुआ था, लेकिन जो सभ्यता का विकास
होता चला गया, त्यों त्यों मानव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल या कहें प्रकृति से संबंधित उन सभी वस्तुओं का आविष्कार करने के साथ साथ सभी जो है मानव प्रकृति को अपने बस में करना प्रारंभ कर दिया। करा धीरे धीरे मानव स्वयं को भी प्रकृति के अनुकूल या अनुकूलन बनाने के योग्य बना लिया और सभ्यता के विकास में और आदिम समाजों में अगर हम देखें तो प्रौद्योगिकी का जो विकास है वह काफी नगण्य था, अत्यंत निम्न था या कहीं नगण्य था, लेकिन मानव तकनीकी और विज्ञान के विकास में देखा जाए तो पर्यावरण को काफी कुछ जो है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम मानव ने बना लिया। और मानव जब प्रकृति पूरी तरह हावी थी तो उस समय पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है पर उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया और प्रौद्योगिकी के विकास की इस अवस्था को मानव प्रकृति की आज्ञा मानता था। कहने का तात्पर्य कि जो आदिम काल का जो मानव समाज है या कहें कि आदिम काल में आदिमानव के समय में जो मानव प्रकृति का दास था या कहें कि पूर्ण रूप से मानव प्रकृति का गुलाम था और प्रकृति के द्वारा मानव दबा हुआ था और यहाँ तक कि देखा जाए तो मानव प्रकृति की पूजा भी करता था और कभी कभी प्रकृति मानव प्रकृति के रौद्र रूप से डरता था और उसे प्रसन्न करने के लिए मानव प्रकृति की पूजा भी करता था और प्रकृति मानव पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लेती है और तब इस अवस्था को मानव प्राकृतिकरण कहलाती है और इस अवस्था में प्रकृति मानव के लिए शक्ति संपन्न, बलशाली, पूजनीय तथा सत्कार करने के योग्य होती है। मानव अपने सतत पोषण के लिए कहने का तात्पर्य कि मानव अपने सतत विकास के लिए देखा जाए तो पूरी तरह प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर होता था और मानव इस प्राकृतिकरण की अवस्था में देखें तो प्रकृति माता और मानव की संतान होता था। कहने का तात्पर्य कि प्रकृति माता और मानव प्रकृति की संतान होती थी। कुमारी शेरपुर के शब्दों में है कि मानव भूपृष्ठ की उपज है, मानव भूपृष्ठ की उपज है, वह अपनी हड्डियों, तंतुओं, मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्टि मिलती है। कहने का तात्पर्य कि जैसा भूगोल वक्ता कुमारी शेरपुर के शब्दों में कि मानव की भूपृष्ठ की उपज है, कहने का तात्पर्य कि मानव इस भूपृष्ठ में जन्मा, पला बढ़ा और उसके साथ साथ मानव का जो कुछ भी विकास हुआ है वह इसी धरातल पर, इसी पृथ्वी पर या इसी भूपृष्ठ पर ही हुआ है और उसकी हड्डियों में, तंतुओं में, मस्तिष्क में और आत्मा में देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो प्रकृति है या प्रकृति ने जो पृथ्वी है या हमारा भूपृष्ठ है वह मानव के पूर्ण विकास में समाया हुआ है। कहने का तात्पर्य कि मानव का जो भी विकास हुआ है उस विकास में इस भूपृष्ठ की या इस पृथ्वी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और इसी पृथ्वी के द्वारा मानव का विकास संभव हो पाया है। अब हम चलते हैं मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ है। तो समय धीरे धीरे पलटा खाता चला जाता है और विज्ञान तथा तकनीक के ज्ञान में देखा जाए तो प्राकृतिक बलों और नियमों को समझने में मानव को सक्षम बनाया और सक्षम और उन्नति इस प्रौद्योगिकी ने मानव की प्रकृति की दासता से देखा जाए तो मुक्त कर दिया और वह अपनी प्रतिभा और तकनीकी से पर्यावरण में जो उपलब्ध संसाधन है
उन संसाधनों का मानव कल्याण की संभावनाओं को सृजित करने में मानव ने अपनी भूमिका अदा की। या कहें कि जो प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करके मानव ने इस मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास होता चला गया। और खास तौर से देखें तो जो संभावनाएं थी मानव विकास में, उन संभावनाओं को सृजित किया गया और जिसमें मानव अपनी कौशल, अपनी तकनीक या अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके या कहें वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ मानव ने अपनी तकनीकी और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके देखा जाए तो तकनीकी ज्ञान से उच्च भूमियों का विकास, स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरी, प्रसार, खेत, वनोद्यान, चरागाह, सागर तटों पर जो बड़े बड़े महासागर हैं, उन सागर तटों पर बड़े बड़े पत्तन या बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण और सागरी तथा अंतरिक्ष मार्गों का विकास करके संभावनाओं का एक जाल सा बना दिया। और भूगोलविदों ने या भूगोल वक्ताओं ने इस अवस्था को संभववाद का नाम दिया है। फेबर का ने देखा जाए तो फेबर जो भूगोल वक्ता है, फेबर ने स्पष्ट लिखा, ये क्या लिखते हैं कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, सर्वत्र संभावनाएं हैं। कि कहने का तात्पर्य यह है कि इस ब्रह्मांड में या इस भूमि पर या इस पृथ्वी पर हर जगह, हर क्षेत्रों में कुछ न कुछ संभावनाएं सभी जगह व्याप्त हैं और कोई अनिवार्यता नहीं है। और मानो इन संभावनाओं का स्वामी बनकर इनके उपयोग में निर्णायक है। कहने का तात्पर्य कि जो भी इस धरातल पर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, विज्ञान ने जो आविष्कार करके मानव ने इस मानव सभ्यता के विकास को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है, तो इसमें मानव की जो भूमिका है वह सबसे महत्वपूर्ण है। या कहें मानव अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर मानव सभ्यता जो आदिम समाजों से लेकर आज के इस आधुनिक युग में बड़े पैमाने पर हावी है, या कहें कि मानव का विकास आगे हो चुका है। मानव धीरे धीरे प्रकृति के द्वारा दिए गए जो अवसर हैं उनका उपयोग करता चला गया। और इसमें देखें तो प्रकृति का मानवीकरण भी होता चला गया है और प्राण रहाई भी और कैरी जो प्रचंड देखा जाए पामों के प्रहार और शीत के प्रहारों से बचने के लिए विशेष काट रखती हैं और विशाल कांच के गुंबदों से बने कार्यालयों में काम करती हैं। और इस वायुयान द्वारा बाहर से जो मंगाए गए बड़े पैमाने पर जो फलों का ये आनंद लेती हैं और नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों के साथ माउस की एक क्लिक से संपर्क साधने में ये सक्षम हो जाती हैं। और 58 वर्षीय कैरी विश्व के 29 वर्षीय लोगों से अधिक जो है स्वस्थ भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसने प्रकृति का मानवीकरण कर लिया है। कहने का तात्पर्य कि उसने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया है और यह सब संभव हो सका प्राण रहाई के लोगों द्वारा, जिन्होंने प्राकृतिक अवरोधों पर जो है विजय पाने के कारण ऐसा संभव हो पाया। और भूगोल वक्ता ग्रिफिथ टेलर ने भी माना है कि भूगोल में एक नई इन्होंने संकल्पना का सूत्रपात किया है और वह संकल्पना है पर्यावरणीय नव निश्चयवाद। इन्होंने एक नई संकल्पना का जो नाम दिया कि पर्यावरणीय नव निश्चयवाद का एक नाम दिया गया और वास्तव में यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच का यह एक
मार्ग है, और जिसमें देखें तो टेलर ने इसे नवनिश्चयवाद का नाम दिया कि कहीं रुको और जाओ, जैसा कि अनुदेश देती है। अर्थात जैसे हम अपने आसपास शहरों में जाते हैं तो शहरों में चौमुहानियों पर आप देखती हैं कि चौराहे पर लाल बत्ती होने पर लोग रुक जाते हैं और पीली बत्ती होने पर तैयार हो जाते हैं, और हरी बत्ती जलने पर लोग तुरंत अपने गंतव्य को चल देते हैं। उसी प्रकार प्रकृति में भी परिवर्तन लाने का यही एक अच्छा अवसर है, और प्रतीक्षा करो, जब सब कुछ अनुकूल होने लगे तो उस परिवर्तन चक्र को चला दो। और इसका लक्ष्य है कि प्रकृति को मानवी या मानव उसकी आज्ञा मानकर ही जीत सकता है, और प्रकृति मानव के क्रियाकलापों को करने के लिए मंच भी प्रस्तुत करती है, और मानव उस पर अपने क्रियाकलाप करता है। जब प्रकृति मानव के रूपांतरण को स्वीकृति प्रदान करती है तो मानव विकास के पथ पर मानव अग्रसर होता है या मानव विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। विनाश के मूल्य का विकास है कि आपदाओं और दुर्घटनाओं का कारण माना जाता है, लेकिन विकसित देशों ने पर्यावरण के साथ देखा जाए, जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने पर्यावरण के साथ अंधाधुंध जो है छेड़छाड़ की, जिससे हमारे इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय तापन का तात्पर्य है कि हमारी इस पृथ्वी का जो तापमान है वह लगातार बढ़ रहा है। भूमंडलीय तापन ओजोन परत में छेद हो जाने से ओजोन परत में जो छिद्र दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इन सब की संभावनाएं और हिमनदों का पिघलना, बड़े बड़े जो ग्लेशियर या कहीं बड़े बड़े विशालकाय जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, वे पिघलने लगे हैं, और उनके पिघलने से भूमि का जो कटाव है वह धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आदि की जो समस्याएं हैं हमारे इस धरातल पर बढ़ती चली जा रही हैं, और इन सब में नवनिश्चयवाद मानवीय क्रियाकलापों और पर्यावरण के बीच एक उचित संतुलन को बनाए रखने की एक विचारधाराएं हैं। अब थोड़ा सा समय के गलियारों में मानव भूगोल, समय के गलियारों में मानव भूगोल तो यहाँ हम देखते हैं कि समय के गलियारों में मानव भूगोल की क्या भूमिका है। कहने का तात्पर्य कि जो समय है, जैसे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या इस ब्रह्मांड की जो संरचना हुई या इस पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, उस समय की बातें हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे हमारा भूपटल बना या हमारे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, और भूमंडल या कहें वायुमंडल की जो संरचनाएं हैं, वायुमंडल की संरचना और जीवों की उत्पत्ति के साथ साथ देखा जाए मानव का भी पदार्पण या मानव का जन्म हुआ, और मानव की उत्पत्ति के साथ साथ जो पर्यावरण और मानव के परस्पर क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वह धीरे धीरे इसका जो क्रम है वह आगे बढ़ता चला जाता है, और पर्यावरण और मानव की अंतःक्रियाओं का जो एक लंबा इतिहास है, इतिहास से जुड़े रहने की
बहुत गहरी है और मानव भूगोल लंबे समय से देखा जाए तो मानव के गलियारों में एक लंबा समय मानव तय कर चुका है और इसके दीर्घ मार्ग और गंतव्य तक मानव धीरे धीरे पहुंचा है, जिसमें समय के परिवर्तन चक्र ने मानव भूगोल के उपागमों और इसके विषय वस्तु को संतुष्ट किया है और आदिम समाज प्रकृति के जो रहस्य हैं और रहस्यों से आदिम समाजों में मानव जो है प्रकृति के रहस्यों से अनजान कहने का तात्पर्य कि मानव प्रकृति के रहस्यों से जो है परिचित नहीं था और इनकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का जो क्रम था वह सीमित था और लोगों को नौकायन और समुद्री यात्राओं का कोई भी ज्ञान या इसका कोई अनुभव नहीं था। तो देखें धीरे धीरे 15वीं शताब्दी में अब मानव भूगोल के थोड़े से इतिहास की ओर चल रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में या मानव का जो विकास हुआ तो उसमें उसके मानव के विकास में जो भूमिका है अब यह समय कब परिवर्तन अधिक हुआ तो यह बातें हैं 15वीं शताब्दी की कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में या कहीं यूरोप के कुछ साहसी नाविकों ने देखा जाए तो भौगोलिक जो खोज या भौगोलिक जो यात्राएं प्रारंभ की और जिसके प्रारंभ से जिसमें कोलंबस का नाम बड़े पैमाने पर आता है कर यात्राएं प्रारंभ की और विश्व भर के लोगों को समुद्री मार्गों का जो मार्ग है वह दिखलाया और साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक काल में कहने का तात्पर्य कि जो 15वीं और 16वीं शताब्दी का जो इतिहास है कि पूरे विश्व में जो है धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजों का जो शासन काल रहा तो उस समय औपनिवेशिक काल और साम्राज्यवाद ये दो महत्वपूर्ण चीजें समाहित थी और समुद्री यात्राओं का विकास उस समय अधिक हुआ और मानवतावादी जो विचारधारा है आमूलवादी एथिकल विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधाराओं ने इसमें बहुत सा योगदान दिया और मानवतावादी विचारधारा के लोग मानव कल्याण पर धीरे धीरे बल देने लगे और जबकि आमूलवादी मानवता को सामाजिक असमानता की निर्धनता से वे मुक्त करना चाहते थे और व्यवहारवादी विचारधारा मानव के जाति प्रजाति धर्म और सामाजिक विकास पर अधिक बल देती थी। फ्रेडरिक रायटजेल ने देखा जाए तो मानव भूगोल का अध्ययन जो है पृथ्वी के प्रमुख प्रदेशों और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने किया और उसके बाद ब्रूम्स और कुमारी शेरकुल ने भी देखी तो मानव भूगोल के विकास के पथ को आगे बढ़ाया और हॉटिंगटन की पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत और मानव भूगोल के अध्ययन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की दृष्टि से देखें तो मील का पत्थर सिद्ध हुई है।